रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, चैप्टर 14 पेज नंबर 226। एनसीईआरटी में पेज नंबर 226 जो है चैप्टर 14 है। ठीक है, अब इस रेस्पिरेशन जो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी जैसे आप ओपन कर लें तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर डेफिनेशन दी रहती है सबसे राइट। तो जो नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है दिस वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। दिस वन प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ओके, अब रेस्पिरेशन में केमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, बट इसमें बेसिकली कार्बन 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 जो बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं इन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है। ठीक है, इन बॉन्ड्स को जो ब्रेक किया जाता है जिससे ही एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस वन एनर्जी देन स्टोर इन एटीपी फॉर्म। ठीक है, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इस चीज़ को उतारिए, अभी बिल्कुल उतारने की जरूरत नहीं है। जब मैं जहाँ से बोलूँगा कि आपको लिखना है वही पार्ट आपको लिखना है। ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करके कोवेलेंट ऑफ बॉन्ड्स जो हो जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के उनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है दिस वन नोन एज अ रेस्पिरेशन। ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, बिल्कुल राइट डाउन है। ठीक है, अब मैं आपको ये 11th क्लास के लिए अच्छी डेफिनेशन है, आप इसको याद करेंगे 11th क्लास के स्टूडेंट्स। ओके, जो ड्रॉपर्स हैं या नीट के प्रिपरेशन के लिए एक पूरी टर्मिनोलॉजिकल बेस में डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो टर्मिनोलॉजिकल बेस जो आपको लिखना है। ठीक है, यहां से आपको लिखना है। सो द रेस्पिरेशन इज अ ऑक्सीडेटिव, ओके, इट्स अ ऑक्सीडेटिव एम्फीबॉलिक एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक एंजाइमेटिक बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, इसमें से एम्फीबॉलिक ये वाला जो पार्ट है ये नीट में आ चुका है। एम्फीबॉलिक रेस्पिरेशन इज अ विच टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन इसमें आता है दिस वन इज द एम्फीबॉलिक पार्ट। अब एक एक चीज में इसमें लिख चल रहा तो पहला नंबर तो आपको ये लिखना है। ठीक है, सो द रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेटिव एम्फीबॉलिक एक्सोथर्मिक एंजाइमेटिक बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वाले जो पार्ट है वो मैं आपको बाद में लिख करके बताऊंगा इसके बारे में। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हेडिंग अपन बाद में लिख करके चलेंगे। तो पहला नंबर हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होता है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, देन सेकंड नंबर जो पार्ट है आप नोट करते जाना ग्रेजुअल मैनर में। सेकंड नंबर जो है एम्फीबॉलिक। प्रीवियसली दिस वन कंसीडर्ड एज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन, ओनली कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, बट नाउ डेज दिस वन कंसीडर्ड एज अ, इसमें कुछ एनाबॉलिक प्रोसेसेस भी होते हैं। ओके, ये आपको जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे रेस्पिरेशन आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो नॉर्मल मैनर में जो देखा जाता है, नॉर्मल मैनर में फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, इसमें कोई पार्ट बनता है। एंड रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, इसमें डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अब जो पता चला इसमें कि कैटाबॉलिक होगा आफ्टर द कैटाबॉलिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन के समय में। ठीक है, दिस वन प्रोड्यूस द एनर्जी, दिस वन प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, और एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू दिस वन फॉर्म द कार्बन skeleton of several
other substances. Doesn't form the carbon skeleton of the several other substances. कार्बन स्केलेटन मतलब कि हर कंपाउंड्स का कोई क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, यही बनते हैं इसके कंपाउंड। क्लोरोफिल के कंपाउंड जो होता है बेसिक जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो प्रिकर्सर्स होते हैं, राइट, उसके पहले की जो सबस्टेंस जिससे क्लोरोफिल बनेगा वो क्रेब्स साइकिल के समय में बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स जो प्रिकर्सर्स जिनको कहा गया, ठीक है, वो रेस्पिरेशन के समय में बनते हैं, ठीक है। तो सो दिस वन कंसीडर्ड द एम्फीबॉलिक पाथवे, क्योंकि रेस्पिरेशन में कोई पार्ट टूटता भी है और कुछ सबस्टेंस बनते भी हैं, ठीक है। सो दिस वन इज कंसीडर्ड द एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक। तो ये दूसरा नंबर पार्ट मैंने आपको बताया। थर्ड वन, ठीक है। सो दिस वन इज द एक्सोथर्मिक और एक्सोर्गोनिक रिएक्शन, ठीक है। आपको जैसा मालूम है, सिंपल, आफ्टर द रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज एंड दिस वन स्टोर इन अ एटीपी, दिस वन स्टोर इन अ एटीपी। तो एटीपी वाला जो पार्ट होता है जिसको एनर्जी कॉइन और करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। और फिर फोर्थ वन जो पार्ट इसमें लिखा है एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक टोटल एंजाइमेटिक रिएक्शन, राइट, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। इसमें पहले नंबर पे जो रेस्पिरेशन होता है दिस वन कंसिस्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, फर्स्ट वन प्रोसेस। सेकंड वन जो प्रोसेस आ जाएगी वो कौन सा आ जाएगा, क्रेब्स साइकिल। और फिर थर्ड वन आती है आपका ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाय द, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस पूरी प्रोसेस में जो पार्ट मैंने बोला कि एंजाइमेटिक रिएक्शन है, राइट, पूरी प्रोसेस जो है एंजाइमेटिक होती है ए टू जेड, राइट। इधर पे क्रेब्स साइकिल भी, फिर इसके बाद ग्लाइकोलिसिस भी, राइट, और इवन इन ईटीएस, राइट, ईटीएस में भी कुछ जगहों पर एंजाइम्स वर्क करते हैं, ठीक है। और लास्ट में जाकर के फिर O2 यूज्ड होता है, बिल्कुल लास्ट में जाकर के O2 यूज होता है, जो रेस्पिरेशन में जो हमने सबसे पहले नंबर पे यूज किया कि ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ द O2, राइट। तो वो जो होगा O2 जो लगता है बिल्कुल लास्ट में लगता है। किस टाइप से वर्क होगा वो मैं आपको बताता चल जाऊंगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज अ ऑक्सीडेटिव, एम्फीबॉलिक, एक्सोथर्मिक, एंजाइमेटिक, बायोकेमिकल रिएक्शन, ये आप लिख लें। मैंने एक एक चीज आपको समझा दी। ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एम्फीबॉलिक बिकॉज दिस वन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, राइट। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज दिस वन प्रोड्यूस द एनर्जी, राइट, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा विच वन स्टोर इन एटीपी। और टोटल एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, ठीक। तो फर्स्ट नंबर ये होगी डेफिनेशन। देन सेकंड नंबर जो मैं आपको बता रहा था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में, इसमें आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। Respiratory substrate, these respiratory substrate, okay, these respiratory substrate form by the photosynthesis. Basically जो भी respiratory substrates है directly indirectly form after the photosynthesis, right। ये photosynthesis के थ्रू सबसे पहले प्लांट से बनते हैं, एनिमल्स में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैनर में, हार्बीवोर्स में डायरेक्ट मैनर में पहुंच जाएंगे और कार्निवोर्स में इनडायरेक्ट मैनर में पहुंचेंगे, ठीक है। और फिर जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज जो बन गया वो प्लांट्स में स्टार्च फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और यही जो ग्लूकोज यदि एक्सेस होता चला जाता है, राइट, ये आप जानेंगे, यही जो ग्लूकोज होता है वो एक्सेस अमाउंट में होगा तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ जो ग्लूकोज वाला जो पार्ट हो जाएगा वो वही चीज ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के समय में ही कुछ एमिनो एसिड्स बनते हैं, राइट। और कुछ जो राइट, तो ये चीज आप सीधा सिंपल, सबसे फर्स्ट नंबर है पहले नंबर पे ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज ही प्लांट्स में भी प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, वही हम कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, राइट। वही जो अपन खाना खाते हैं सबस्टेंस, वही जो सबस्टेंस होते हैं उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में दूसरे काफी कंपाउंड्स आएंगे, ठीक है, लेकिन सबसे मेन और बेसिक मैनर में जो सबसे फर्स्ट नंबर आ जाएंगे, पहला नंबर है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा नंबर फैट, राइट, इसको अपन थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं। दूसरा नंबर कौन सा जाएगा, फैट, और तीसरा नंबर जो जाएगा वो है प्रोटीन, ठीक है। अब आपने जो फूड सब्सटेंस होते हैं उनमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाले जो पार्ट होता है इन अ प्लांट्स, राइट, प्लांट्स में प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म द स्टार्च, और एनिमल में प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, ठीक है। तो सीधे सिंपल जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है, प्लांट्स में कौन सा है, स्टार्च, एनिमल में कौन सा है, ग्लाइकोजन। हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट मेनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फॉर्म में यूज होगा, दिस वन इज अ ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, दे आर द मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, ये मोनोसैकेराइड्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसका फैट में दो पार्ट आ जाएंगे, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, और प्रोटीन में एमिनो एसिड्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट यानी डिग्रेडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस बाय द एमाइलेज एंजाइम, फैट
lipase enzyme, and proteins by the प्रोटीएज एंजाइम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीएज एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो जो पैप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, दे आर कम अंडर द प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले जो एंजाइम की कैटेगरी होती है उनको प्रोटीएज एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। इन ग्रेजुअल मैनर में, बहुत ही ब्रॉड मैनर में 6 कैटेगरीज होती हैं एंजाइम्स की, पूरी 6 कैटेगरीज हो जाएंगी। इसमें से होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, एक होता है फैट के लिए, एक होता है प्रोटीन के लिए, फिर होता है न्यूक्लिक एसिड के लिए। चौथा नंबर जो पार्ट जाएगा वो किसके लिए होगा? न्यूक्लिक एसिड के लिए। फिर एसिड फॉस्फेटेज होता है, फिर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के लिए होते हैं, ठीक है। तो 6 कैटेगरीज इसमें टोटल ग्रुप्ड किए जाते हैं एंजाइम्स को, ओके। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट, राइट, कार्बोहाइड्रेट में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है, दिस वन प्रेजेंट द 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रेजेंट होगी। प्रोटीन में भी ऑलमोस्ट सेम 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रेजेंट होती है, एंड फैट कंटेन 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी, राइट। तो ये आप सिंपल ध्यान रखिए, जैसा कि आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि फैट में एनर्जी का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी यदि चाहिए रहती है तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले लगता है, ठीक। आप ये ध्यान रखेंगे कि रिजर्व फूड मटेरियल एनिमल्स के लिए जो मैंने बताया ग्लाइकोजन, प्लांट्स के लिए कौन सा हो गया? स्टार्च, ठीक है। हाँ, लेकिन मेनली एनिमल बॉडी मेनली कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन। हमारी बॉडी में, एनिमल्स में आप ये ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमको मिलती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड जो प्रोटीन हम खाते हैं, राइट, उसमें से जिस समय, और फिर प्रोटीन आप लेंगे, उसमें डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, ठीक है। ब्लड में जाकर के वो सेल में पहुंचते हैं और सेल में उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिसके कारण फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एमिनो एसिड्स का, राइट। आप ध्यान रखिए, एमिनो एसिड का ऑक्सीडेशन विच वर नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन, जो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हुए। हमने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, एमिनो एसिड्स बना, ब्लड में गए, फिर सेल में पहुंचे, उनका ऑक्सीडेशन यदि होता है, ओके। ये ध्यान रखिए कि एमिनो एसिड का ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में काफी अमाउंट में होता है। एनिमल में, प्लांट्स में मेनली किस चीज का होता है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इंस्टेंट एनर्जी के लिए मेनली हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है, ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे यानी कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले ग्लूकोज यूज होगा, यदि ग्लूकोज लाइक दैट यदि फास्ट वगैरह यदि होता है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक यदि किसी को खाना नहीं मिलता है, लॉन्ग टाइम यदि कोई फास्ट करता है, तो सबसे पहले जो रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन, राइट, दिस वन कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यदि ये पूरा पार्ट खत्म हो गया तो फिर इसके बाद फैट का आएगा, ठीक है। ये कहा जाता है ना, जितना ज़्यादा ओबेसिटी है तो आप डाइटिंग करिए, मतलब कि थोड़ा ओबेसिटी कम करना, जो फैट है उसके अमाउंट को कम करना। तो पहले नंबर पर तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में फैट जम गया जस्ट बेनेथ द स्किन, आप ये ध्यान रखेंगे कि जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है, पहले फर्स्ट नंबर in our liver ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन। यदि ग्लाइकोजन का अमाउंट जब यानी सफिशिएंट होता है, सो द ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द फैट, राइट। ये फैट और प्रोटीन में फिर वो कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप इन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें, और दीज डिपॉजिट्स ऑन जस्ट बेनेथ द स्किन, जिससे ओबेसिटी आती जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर, हमने फास्ट किया, खाना नहीं मिल रहा है, तो पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट यूज हो जाएगा, देन इसके बाद फैट यूज होगा, लेकिन फैट भी बॉडी का जब पूरा चला जाता है, ठीक है, देन यूज द प्रोटीन। इसके बाद प्रोटीन जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, प्रोटीन की बात कर रहा हूं, एमिनो एसिड्स की बात नहीं कर रहा, जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, दे यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और व्हेनेवर प्रोटीन यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दिस वन नोन एज अ स्टारवेशन, जिसको हिंदी में भुखमरी कहा जाता है, राइट, स्टारवेशन। और दिस वन लीड टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, जब बॉडी ही टूटने लगी तो फिर डेथ होना स्वाभाविक है, राइट। तो ये चीज आप सिंपल ध्यान रखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स इसमें जाएंगे, इसमें ग्लिसरॉल एंड फैट जाएगा, और इस वाले पार्ट में एमिनो एसिड्स आ जाएगा। जो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कंटेन करके रखता है वो कौन सा पार्ट है? फैट। और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की एनर्जी जो रहती है वो लगभग सेम होती है, ओके। देन इसके बाद ये हो गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो एक हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देन इसके बाद मैं अब आपको कुछ एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मैं आपको बता रहा हूं, वो भी आप लिखते चले जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग लिखिए आप, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसमें सिंपल मैनर में जो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, राइट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिंपल, बहुत ही सिंपल। व्हेनेवर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द सेल एंड आउटर एटमॉस्फेयर, डायरेक्ट,
ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली टेक्स प्लेस बिटवीन द सेल एंड आउटर एटमॉस्फेयर, दिस वन नोन एज अ डायरेक्ट रेस्पिरेशन। अब डायरेक्ट रेस्पिरेशन किस में होता है? एग्जांपल लोअर एनिमल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट, एंड प्लांट्स, राइट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, किस में होगा? प्लांट्स में। अब प्लांट्स में जो है इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो लोअर एनिमल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड थर्ड वन प्लांट्स। प्लांट में बाय डिफ्यूजन, दिस वन प्रोसेस टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन। सबसे मेन चीज आप सिंपल ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि इसमें दूसरा वाला जो पार्ट होगा, इसमें एक और हेडिंग दी हुई है एनसीईआरटी में, यदि आप पढ़ते जाएंगे कि डू द प्लांट ब्रीड, ठीक है। तो बेसिकली प्लांट्स में ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, वो अपन एक एक पॉइंट लेते जाएंगे, मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, प्लांट्स में सारा कुछ जो पार्ट होता है, सारा गैस एक्सचेंज, दिस वन टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन। एक सिंपल सा पॉइंट आप दिमाग में बना लीजिए, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय द डिफ्यूजन, फोटोसिंथेसिस बाय द डिफ्यूजन, लॉस ऑफ वाटर इन ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन, इट्स बाय द डिफ्यूजन, सिंपल, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो जितने भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं प्लांट्स में, बाय द डिफ्यूजन ही होंगे, ठीक है। दूसरा नंबर जो होता है, ठीक है, ये इफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द सेल एंड आउटर एटमॉस्फेयर विद द इंटरमीडिएशन ऑफ अ substance, this one known as a या chemical compound, this one known as a indirect respiration, such as in animals, ठीक है, HB के थ्रू होता है, हम में होता है, राइट। तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा हायर एनिमल। हायर एनिमल में कौन सा रेस्पिरेशन होगा? इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट रेस्पिरेशन किस में होगा? प्लांट्स में, लोअर एनिमल में एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंपल जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दी। तो पहला पार्ट हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। ये आप लिख लेंगे, इसको देख करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते जाए, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड नंबर जो जाएगा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। हाँ, दूसरा नंबर जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधा सिंपल सबसे फर्स्ट नंबर इसमें जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड थर्ड वन सेलुलर रेस्पिरेशन, ओके। सेलुलर रेस्पिरेशन डेफिनेशन एक टर्मिनोलॉजी आपका बोल्ड किया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, राइट, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, इसलिए आप इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, राइट, between the atmosphere and lungs, this is known as the external respiration, okay. Then second one जो part इसमें जाएगा, whenever exchange of gases takes place between the lungs and tissue or cell, ठीक है, tissue और cell, this is known as the internal respiration, ठीक है। ये दोनों जो पोर्शन होते हैं ये आपके आते हैं ज़ूलॉजी में, राइट। और ये वाली जो प्रोसेस होती है, दिस वन प्रोसेस इज नोन एज अ, जो कंप्लीट प्रोसेस होती है, दिस वन नोन एज अ ब्रीदिंग, ओके। तो ये ब्रीदिंग जो प्रोसेस होती है, ये कम से कम प्लांट्स में तो नहीं होती है, राइट। जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो प्लांट्स में नहीं है, ओके। एक तो पहला नंबर आप ये ध्यान रखिए कि इस टाइप का सिस्टम नहीं प्रेजेंट है प्लांट्स में, इतना इलाबोरेट सिस्टम नहीं है, लंग्स नहीं है। फिर इसके बाद बाय द एचबी या ब्लड के थ्रू जिस टाइप से ये एक्सचेंज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरा जो पार्ट है, ये मैं बहुत शॉर्ट में आपको लिखवा दूंगा, तो पहले सिंपल आप समझते चलिए कि इतना एलाबोरेट सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है प्लांट्स में। दूसरा जो सेल्स और टिश्यू होते हैं, लिविंग सेल्स और टिश्यू, दे आर प्रेजेंट जस्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द आउटर एटमॉस्फेयर। प्लांट्स में जितनी भी लिविंग टिश्यू है, लीफ हो गया, लीफ वाला पार्ट ऐसा थोड़े है लीफ अपने जैसा कि इधर से इधर इतना पार्ट और अंदर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, नहीं, राइट। ये आप ध्यान रखिए। तो लीफ क्या है? एक सिंपल सा, इधर भी प्रेजेंट, इधर भी प्रेजेंट, ऊपर भी स्टोमेटा, नीचे भी स्टोमेटा। डायरेक्ट सेल जो एयर होती है डायरेक्ट एंटर हो जाती, डायरेक्ट आउटसाइड हो जाती, लीफ वाला पार्ट ये खत्म हो गया। प्लांट्स जो होता है, जो स्टेम होता है, आपके ध्यान रखिए, बढ़िया अच्छे चौड़े चौड़े स्टेम्स होते हैं, राइट। ये आप अच्छे ध्यान रखें। फिर आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इतने ज़्यादा इनमें टिश्यू कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप ये अच्छे से ध्यान रखिए कि मेनली जितने भी 200-300 ईयर्स ओल्ड जो प्लांट्स होते हैं, दे आर
stem mainly consists of dead cell. This one known as a heartwood, HEART, हार्टवुड. इनसाइड वाला पूरा पार्ट जो होता है हार्टवुड होता है, जो कि डेड पार्ट होता है. जो लिविंग कुछ टिश्यू होते हैं वो आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, राइट. चाहे जितना मोटा आप प्लांट्स देखते चले जा रहे हैं, जितना यानी थिक आप स्टेम देखेंगे, उसमें मेनली कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, हार्टवुड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो जो लिविंग टिश्यू दे आर प्रेजेंट ऑन द पेरीफेरी. और थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन आप सिंपल, पहला नंबर है एलॉबरेट सिस्टम एब्सेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है. और दूसरा नंबर जो मैंने बताया कि इसमें जो लिविंग टिश्यू होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द पेरीफेरी, राइट. और थर्ड नंबर जो पार्ट आ जाएगा इसमें कि पहले तो हाँ, ईच ऑर्गन हैज इट्स ओन gas exchange system. Each organ has its own gas exchange system. Like that leaf contain stomata, okay, and stem and roots they contain lenticels, ओके. और जैसे फ्रूट्स भी होते हैं दे आर ऑल्सो कंटेन द लेंटिकल्स, लेंटिसेल्स, सब लोग कुछ लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, दे आर कॉल्ड द लेंटिकल्स, ठीक है. फ्रूट्स में लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम वाला जो पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, रूट में प्रेजेंट होते हैं. सो द गैस एक्सचेंज टेक प्लेस फ्रॉम दीज स्पोर्स, ओके. तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज प्रेजेंट है. अब मैं बता रहा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा क्या कौन सा, इंटरनल रेस्पिरेशन, ओके. और थर्ड बना जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन. तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, विद इन द सेल. दिस विल प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इज नोन एज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है. तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है. तो ये वाला जो पोर्शन होता है अब, राइट, पहले के हिसाब से यदि होता है कि बॉटनी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, ठीक है. तो बॉटनी वाला पार्ट और जोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है. तो अलग अलग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ओके. तो 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ये आप लिख लीजिए क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन टर्मिनोलॉजी आपके उसमें दिया हुआ है, ठीक है. अब इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ O2 के बेस पर है, ठीक. तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं और उसमें अपन लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ O2, ओके. इट्स ऑफ 2 टाइप, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके. तो 2 टाइप्स रेस्पिरेशन इसमें जाएगा. फर्स्ट वन है एरोबिक एंड एनारोबिक, ओके. Aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration takes place in the presence of O2, ठीक है. Anaerobic takes place in the absence of O2, ओके. 11th वाले जो स्टूडेंट्स जितने भी हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आपको थोड़े पॉइंट्स लिखते चले जाने हैं और किसी भी बुक से, कोई भी टेक्स्ट बुक है उससे आप पॉइंट्स आप देख लें. यदि कोई नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ लें, ठीक है. जो ड्रॉपर है वो आप अच्छे से जाने की, जो AIPMT के हिसाब से, नीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो उनको पॉइंट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. ये सब चीजें क्या लिखना है तो आपको मालूम है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है. दूसरा बस आपको ड्रॉपर्स को आपको ध्यान रखना है कि यानी AIPMT के हिसाब से आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, बस सारी कुछ चीजें वहीं से निकल के नहीं, सारे क्वेश्चन उसे बन जाते हैं, ठीक है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 plus 6O2. This one oxidize and forms 6CO2 plus 6H2O plus 686 किलो कैलोरी एनर्जी और 2870 किलो जूल, ओके. ये हो गया फॉर्मूला जो आपको याद रखना है. एनारोबिक रेस्पिरेशन तो हो गया ग्लूकोज वाला पार्ट, 6O2, CO2, H2O और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. Then oxidation of anaerobic condition, C6H12O6. It's of 2 type. It's of 2 type. 2 types of activity taken by the release of the CO2. By the release of CO2, ठीक है. And this one from the 2C2H5OH, ठीक है. Plus एनर्जी जो इसमें से रिलीज होगी वो है 59 किलो कैलोरी और 247 किलो जूल. 259 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है. ये हो गया, इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है. दिस वन नोन एज अ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ओके. फर्मेंटेशन एंड रेस्पिरेशन 2 प्रोसेस जो ली गई है, ठीक है. इनमें समटाइम दिस वन कंसीडर्ड एज द सिनोनिम्स,
ठीक है, बट आप सिंपल मैनर में आप ध्यान रखें, if this type of activity takes place within the cell, so this one known as a respiration, or outside the cell, so this one called as a fermentation, right? कोई भी प्रोसेस जो होती है आउटसाइड यदि परफॉर्म करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। सबसे फर्स्ट नंबर बुकनर साइंटिस्ट, राइट? आप सिंपल यदि देखना चाहें मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, BUCHNER, बुकनर साइंटिस्ट, राइट? तो बुकनर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एंजाइम डिस्कवर्ड किया था, और दिस वन नोन एज अ ज़ाइमेज। ये एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला जो एंजाइम होता है आउटसाइड द सेल, वो कौन सा है, ज़ाइमेज, राइट? ज़ाइमेज दिस वन कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू द अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और दिस वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ईस्ट सेल, इसको उन्होंने अलग किया था ईस्ट सेल से। ओके, तो मतलब ईस्ट सेल के अंदर भी ये एक्टिविटी, ईस्ट यदि आप डालते हैं जो खमीर उठता है, राइट, तो वो इसी से ईस्ट की वजह से, बिकॉज दिस वन प्रोड्यूस द ज़ाइमेज एंजाइम, या ईस्ट सेल को आप पकड़ के निचोड़ दीजिए, ठीक है, उससे जो एंजाइम निकलेगा उसको आप डाल दीजिए, सेम एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ठीक है। सेल के अंदर होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेल के बाहर होगा तो फर्मेंटेशन। ओके, देन सेकंड वन जो पार्ट आ जाएगा, हाँ, विदाउट रिलीज ऑफ द CO2, विदाउट रिलीज ऑफ द CO2, तो इसको जस्ट हाफ करना है, 2C3H6O3, इट्स अ लैक्टिक एसिड, दिस वन फॉर्म द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, 36 किलो कैलोरी, 36 किलो कैलोरी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो दो पाथवे में से कोई भी एक अलग अलग जगह पर चल सकते हैं। लैक्टिक एसिड में, मसल्स में यही प्रोसेस होती है, राइट? तो ये अपन बाद में इसको लेकर के चलना है, काफी कुछ है बनेगा बाद में, लेकिन मैं नॉर्मल बता दे रहा हूँ कि हमारी मसल्स में, इसलिए क्या है, हमने ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता कि एरोबिक टेक्स प्लेस इन अ विच पार्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अ विच पार्ट, राइट? कौन से ऑर्गेनिज्म में होगा। ह्यूमन में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है भाई, है कि नहीं? वही मसल्स फटीग जो कहलाता है, वह मसल्स में जा करके क्या कहते हैं, यदि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है तो क्रैम्प्स हो जाते हैं, मसल्स फटीग कहलाता है, क्योंकि वो O2 की डेफिशिएंसी हो जाती है, इतनी ज़्यादा वर्किंग होती है मसल्स को उस समय, और O2 की रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, राइट? सो द, और सेल को तो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उस समय ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। ओके, और ये लैक्टिक एसिड वाला पार्ट जाकर के अगेन फिर ब्लड से होकर के लिवर में पहुंचता है, लिवर में अगेन कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, राइट? तो धीरे धीरे करके सारी पार्ट चलता है, ठीक है। अब इसके बाद, अब इसी बेस पे आगे की डिफरेंस अपन लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे डिफरेंस इसी बेस पे आपको इसी के आगे लिखना है। मेरे पास जगह नहीं है और ये मैं नहीं मिटा रहा हूं, तो आप लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक। इसमें हो जाएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ओके, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ये केवल 11th वालों के लिए, आप ये ध्यान रखेंगे, ड्रॉपर्स को बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लिखना है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या, जिसका प्रोडक्ट हो जाएगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। इस वाले पार्ट में प्रोडक्ट जो जाएंगे, पहला नंबर CO2 प्लस C2H5OH, राइट, और दूसरा C3H6O3 लैक्टिक एसिड, ठीक, ओके, बिल्कुल सिंपल। देन इसके बाद ATP कैलकुलेशन, ओके, ATP कैलकुलेशन, दिस वन फॉर्म 36 और 38 ATP, राइट, दिस वन फॉर्म 2 ATP। देन नेक्स्ट एनर्जी, ठीक है, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, पूरा आप लिख लीजिए, ठीक है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये सारी चीज होंगी।
इसके अलावा जो इतने पॉइंट्स आप लिख लें, काफ़ी पॉइंट्स हैं, 11th क्लास में पॉइंट बढ़ाने के लिए आप कम से कम 7-8 पॉइंट लिखेंगे। यदि राइट लिखने के लिए आता है तो उसमें इतने पॉइंट्स लिखेंगे, अच्छे खासे नंबर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो दिस वन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द O2। फिर इसका फॉर्मूला आप मेन याद कर लेंगे, ठीक है। और उसी के इस फॉर्मूले बेस ही 11th वालों को सारे पॉइंट्स आगे लिख देने, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्रोडक्ट वाला जो पार्ट हो जाएगा CO2 and H2O, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है क्योंकि, और दिस में भी राइट कन्वर्ट इनटू द, ठीक है। इसमें जाएगा CO2 प्लस एथिल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। ATP कैलकुलेशन में दिस वन फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ द ATP, लेस नंबर ऑफ द ATP, ठीक है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। देन इसके बाद यदि ये लिख लिया है तो इसके बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद आप लिखते जाएंगे, ठीक है। इसमें हो जाएगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ओके। एफिशिएंसी इसमें होता है मोर एफिशिएंसी, मतलब 41% होता है, और इसकी एफिशिएंसी होती है 29%, ठीक है। यानी ज्यादा एफिशिएंट एरोबिक रेस्पिरेशन है और एनारोबिक रेस्पिरेशन कम एफिशिएंट होता है। ये नियर अबाउट कुछ बुक्स में 40 to 41 दिया होगा, इसमें 25 to 29 तक की रेंज आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएगी, ठीक है। 36 से 59 तक का अलग अलग पार्ट है, ठीक है। तो ये इसमें ज्यादा एफिशिएंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। और देन इसके बाद अब मैं ये फॉर्मूला आप लिख चुके होंगे, ठीक है। देन इसके बाद मैं इस फॉर्मूले को मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद होते हैं स्टेप्स ऑफ द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो इसमें अब हमको लिखने हैं दोनों के स्टेप्स। स्टेप पहला नंबर है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड नंबर है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन द presence of O2, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ O2, या राइट। और दूसरा इस वाले पार्ट में कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस। और इसको चाहे तो आप कॉमन कर लें, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, राइट। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ये वाला पार्ट जो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड in the presence of O2, ये हो जाएगा in the absence of O2, ठीक है। in the presence of O2, in the absence of O2। अब in the absence of O2 तो अलग प्रोसेस यदि हो जाती, हाँ। इसमें जो आगे स्टार्ट होते हैं वो है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ये आ जाएगा। और दूसरा नंबर जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बाय ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके। तो इसमें जो है 3 प्रोसेस यदि होगी, सबसे मेन चीज इसमें 3 प्रोसेस कंसीडर करते हैं। पहला नंबर जो है आप NCERT के हिसाब से यदि अपन देखते हैं तो फर्स्ट 1 पॉइंट ये हो जाता है, राइट। सेकंड 1 पॉइंट ये हो जाएगा, और थर्ड ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें केवल फर्स्ट एक एक्टिविटी दी जाती है, ठीक है। और इसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ O2 ऑक्सीडेशन कंप्लीट किया जाता है, ठीक। तो दोनों में जो कॉमन पाथवे वो कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द ग्लाइकोलाइसिस, ओके। बट द ओनली एरोब्स परफॉर्म द क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओके। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें केवल जितने एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑल द ऑर्गेनिज्म दे परफॉर्म द ग्लाइकोलाइसिस, उनमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस तो होगी, ठीक है। लेकिन जितने एरोबिक एनिमल्स होते हैं उनमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, जो छोटा सा यदि कहीं स्पेस यदि आपके पास रह जाता है, ठीक है, या मैं इसको अलग कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां से ये वाला पोर्शन आपने लिख लिया, इसको मैं अलग करता हूं, ठीक। This one process, site of the glycolysis, it's a cytoplasm, or for the both the reaction, this one takes place in a mitochondria, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये कहां प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। तो सीधा सिंपल। अब आप ये ध्यान रखिए कि जो सिंपल आप है ना, सिंपल मैनर में आप सुनेंगे और अच्छे से ध्यान रखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एनारोबिक जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें केवल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी, एनारोब्स में,
एंड दे प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, हाँ, जितने एरोबिक एनिमल्स होते हैं, अब चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों चाहे वो यूकैरियोट हो, ओके, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों चाहे वो यूकैरियोट्स, उसमें ग्लाइकोलिसिस भी होगा, क्रेब्स साइकिल भी होगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स दे आर डिवॉइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ओके, तो इसके जो एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दीज एंजाइम, इन दो प्रोसेस को जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें बैक्टीरिया। ओके, तो थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बट इन यूकैरियोट दिस बोथ एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ये डिफरेंस आज की डेट में हो गए, और ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह अब मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो से। ओके, थैंक यू।